Subscribe now and press the bell. नमस्कार दोस्तों, अंश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अंश क्लासेस के माध्यम से बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2024 के लिए भौतिकी फिजिक्स की पहली चैप्टर प्रकाश के अंतर्गत जितनी सारी सब्जेक्टिव एवं ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनने वाली है उन सभी का संग्रह इस वीडियो के माध्यम से आप सबको बीच लाई गई है। वीडियो के अंत तक बने रहेगा, चूँकि इस वीडियो में सब्जेक्टिव एवं ऑब्जेक्टिव प्रश्न को ध्यान में रखते हुए जितनी सारी क्वेश्चन बनने वाली है एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ी गई है। चलिए आपका कीमती समय जाया ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल अंश क्लासेस को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये नोट्स है, याद रखिएगा दोस्तों, ये नोट्स है। ये नोट्स आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के प्रश्नों को हल करने में सहायक सिद्ध होगी। प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, ये जो चैप्टर है प्रकाश के परावर्तन, पहला जो भौतिकी का चैप्टर है प्रकाश के परावर्तन, यहाँ पे गलती टाइप हुआ है, ये परावर्तन होगा। परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन चैप्टर से ली गई है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और ये नोट्स है। पहला आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख पाते हैं। जिसकी सहायता से, प्रकाश एक भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। इसके बाद आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उससे प्रकाश के स्रोत कहा जाता है। जैसे प्रकाश सूर्य से निकलते हैं, सूर्य से निकलता है, तारे से निकलता है, बिजली का जलता हुआ बल्ब या ट्यूबलाइट, मोमबत्ती, लैंप, लालटेन, ये सभी प्रकाश के क्या है, स्रोत है। अर्थात जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उन्हीं सभी वस्तुओं को प्रकाश के स्रोत कहे जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रकाश स्रोत दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और एक होता है मानव निर्मित प्रकाश के स्रोत। यानी जो प्रकृति के द्वारा प्रकाश के स्रोत प्राप्त है उनको प्राकृतिक कहते हैं, और जो मानव के द्वारा प्रकाश के ऐसे स्रोत जो मानव के द्वारा बनाई गई है उसे मानव निर्मित प्रकाश के स्रोत कहे जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत के नाम बताएं, तो प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत सूर्य एवं तारे हो सकते हैं। सूर्य भी क्या है, सूर्य भी एक प्रकार का तारा है, सूर्य भी एक प्रकार का तारा है। तो जितनी सारी तारे हैं एवं सूर्य है उसको प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत कहे जाते हैं। चंद्रमा को प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत नहीं कहा जा सकता क्योंकि चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रकाश के मानव निर्मित स्रोतों के नाम बताया, तो प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत यानी जो मानव के द्वारा बनाई गई ऐसी वस्तु जिससे प्रकाश निकलता हो, जैसे बिजली का जलता हुआ बल्ब या ट्यूबलाइट हो जाएगा, मोमबत्ती हो जाएगा, लैंप हो जाएगा, लालटेन हो जाएगा और दिया हो जाएगा। ये सभी प्रकाश के मानव निर्मित स्रोतों के नाम हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रकाश के आधार पर वस्तुएं कितनी प्रकार की होती है, तो प्रकाश के आधार पर वस्तु दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रदीप्त वस्तुएं और दूसरी होती है अप्रदीप्त वस्तुएं। अब हम इसके बाद जानेंगे प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु के अंतर्गत क्या क्या आती है। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं किसे कहते हैं, प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं किसे कहते हैं, तो वह वस्तु जो प्रकाश को उत्सर्जित करती है उससे प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं कही जाती है। जो प्रकाश को स्वतः उत्सर्जित करता है, जैसे सूर्य, बिजली का जलता बल्ब या जलती मोमबत्ती, ये सभी प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुओं के स्रोत कहे जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। अप्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, जो अपने अंदर से प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, उन सभी वस्तुओं को क्या कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तु। तो इसको इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कही जाती है। जैसे क्या हो जाएगा, टेबल हो जाएगा, कुर्सी हो जाएगा, पुस्तक हो जाएगा, पौधे, इन सभी से क्या होता है, प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाएगा, अप्रदीप्त वस्तुएं कहा जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया, चंद्रमा किस प्रकार की वस्तु के अंतर्गत आती है, तो चंद्रमा में प्रकाश उत्सर्जन नहीं होता है, ये अप्रदीप्त वस्तुओं के अंतर्गत आएगी। अब इसके आगे
प्रकाश के प्रवर्तन चैप्टर के अंतर्गत प्रकीर्णन किसे कहा जाता है, ये पूछा गया है। तो प्रकीर्णन का अर्थ होता है वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश किसी कण पर पड़कर उस कण के चारों ओर विकिरित हो जाती है। क्या हो जाती है? विकिरित होने का मतलब उसके चारों ओर फैल जाती है। उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रकीर्णन कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इस चैप्टर के अंतर्गत क्या बनने वाली है? प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? प्रकाश की किरण किसे कहा जाता है? तो एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। अर्थात एक सरल रेखा पे जो प्रकाश चल रही है उस प्रकाश की किरण को, उस प्रकाश को क्या कहा जाता है? प्रकाश की किरण कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश की जो किरण होती है उन किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किरण पुंज। प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। अब इसके बाद आएंगी किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। चलिए अगला प्रश्न, प्रकाश की किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाश की किरण पुंज का 3 प्रकार होता है। पहला होता है अपसारी किरण पुंज, दूसरा होता है समांतर किरण पुंज और तीसरा होता है अभिसारी किरण पुंज। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, समांतर किरण पुंज क्या होता है और अभिसारी किरण पुंज क्या होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? तो वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर आगे फैलती जाती है। एक बिंदु हो गया, इस बिंदु से आगे निकलकर ऐसे क्या हो, फैलती चली जाए, तो उस किरणों के समूह को उस किरण पुंज को क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। और इसमें एक और बात होती है, एक बिंदु स्रोत से निकलकर आगे फैलती हुई जा रहा है तो 2 किरणों के बीच की दूरी क्या होता है? इसमें बढ़ती हुई आगे चली जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? तो कि वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो इसका सच्ची तरह से होगा, इसमें दो किरणों के बीच, 2 क्रमागत किरणों के बीच की दूरी क्या होती है? नियत होती है, हर एक जगह समान होती है। अब इसके आगे हम समझेंगे अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अर्थात किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण आ रही है और प्रकाश की किरण आकर एक बिंदु पर क्या होती है? मिलती है, तो उसे क्या कहा जाता है? अभिसारी किरण पुंज। और इसमें एक और खास बात होती है, इसमें 2 क्रमागत किरणों के बीच की दूरी घटती जाती है। क्या होगा? एक बिंदु पर आकर मिलेगा तो इसके किरणों के बीच की दूरी क्या हो रहा है? घट रहा है। इसके आगे कुछ इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, जैसे अभिसारी किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी क्या हो जाती है? घटती जाती है। और समांतर किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी क्या होती है? नियत रहती है। और अपसारी जो किरण पुंज होते हैं, अपसारी किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी क्या होता है? बढ़ती जाती है। इसके अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब प्रकाश के आधार पर पदार्थों का भी वर्गीकरण किया गया है। प्रकाश के गमन पथ के आधार पर पदार्थ का 3 प्रकार होता है। एक होता है पारदर्शी, एक होता है पारभासी और एक होता है अपारदर्शी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। क्या पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है। मतलब कोई पदार्थ यहाँ पे रखा हुआ है और प्रकाश के स्रोत से प्रकाश यहाँ निकल के आ रही है और वह प्रकाश इस वस्तु के आसानी से आर पार चला जाता है। क्या हो? आर पार चला जाता हो, तो उस वस्तु को क्या कहा जाता है? पारदर्शी पदार्थ। वे वस्तु जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहा जाता है। जैसे क्या हो सकता है? कांच हो सकता है। कांच से भी प्रकाश आसानी से आर पार चला जाता है। पानी, हवा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं? अब पारभासी पदार्थ के बारे में जानेंगे। वह पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के छोटे से भाग को ही अपने में से होकर जानी देती है उसे क्या कहा जाता है? पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच हो जाएगा, तेल लगा हुआ कागज हो जाएगा, बैलून का रबड़, आँख की पलक, ट्रेसिंग पेपर, चर्म, रक्त, दूध, घना धुआं, हल्के बादल एवं कुहासा। इससे ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछी जाती है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा इनमें से कौन पारभासी पदार्थ है। ऑप्शन में दे देगा रक्त हो जाएगा, टेबल हो जाएगा, कुर्सी हो जाएगा, उसके बाद में धातु हो जाएगा। तो क्या होगा इसमें? चर्म क्या हो जाएगा? चर्म एक पारभासी पदार्थ का उदाहरण हो सकता है, क्योंकि चर्म पर प्रकाश की जब किरण पड़ती है तो प्रकाश के छोटे से भाग को अपने अंदर से होकर जाने देती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न,
अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर नहीं जाने देते हैं उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अपारदर्शी पदार्थ जैसे लकड़ी, लोहा, पत्थर, अलकतरा, पेंट, मोटा गत्ता एवं धातु की प्लेट, इन सभी से प्रकाश आसानी से आर पार नहीं जा सकता है, इसलिए इन सभी पदार्थों को अपारदर्शी पदार्थ कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी किसी स्रोत से प्रकाश आ रही है, इसके रास्ते में कोई वस्तु रखा हुआ है जिससे प्रकाश टकराकर पुनः ऐसे वापस लौट आती है, तो इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक क्या है? तो प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक क्या होता है? समतल दर्पण होता है, जिसका एक सतह क्या होता है? रंजित होता है, और इस पे प्रकाश की किरण यदि आपतित होती है तो सबसे अच्छा प्रवर्तक, संपूर्ण प्रकाश की किरणों को समतल दर्पण क्या करता है? परावर्तित कर देता है, इसलिए समतल दर्पण को सबसे अच्छा प्रवर्तक कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किरण आरेख किसे कहा जाता है? तो प्रकाश की किरणों का पथ दिखाने वाले चित्रों को क्या कहते हैं? किरण आरेख कहते हैं। उसके बाद हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझने के लिए कुछ इसमें शब्द है, जैसे आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, अभिलंब, इन सभी को समझेंगे तब आपको प्रकाश के परावर्तन के नियम समझ में आएंगे। सबसे पहले प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, आपतित किरण किसे कहा जाता है? आपतित किरण तो किसी सतह पर पड़ने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। और इसके बाद क्वेश्चन बनेगा, जैसे ये प्रकाश का स्रोत हुआ, इसे प्रकाश आ रहा है, यहाँ से प्रकाश आ रहा है और सतह पर यहाँ पर टकराएगा, तो आती हुई प्रकाश की किरण को, किसी स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण को ही क्या कहा जाता है? आपतित किरण कहा जाता है। उसके बाद है, आपतन बिंदु किसे कहते हैं? तो जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है, यानी किसी स्रोत से प्रकाश आ रही है और परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर टकराएगा, जैसे इस बिंदु पर टकरा रहा है इस बिंदु को, तो इस बिंदु को क्या कहा जाएगा? आपतन बिंदु कहा जाएगा। जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, परावर्तित किरण किसे कहते हैं? क्या? परावर्तित किरण तो जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है और उसी माध्यम में लौट गई किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। अर्थात किसी स्रोत से यह प्रकाश की किरण आया और ये परावर्तक सतह हो गया, परावर्तक सतह पर टकरा कर फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इसी लौटती हुई किरण को क्या कहा जाता है? इसी लौटती हुई किरण को परावर्तित किरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परावर्तित किरण कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अभिलंब किसे कहते हैं? तो किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को अभिलंब कहते हैं। इसको भी थोड़ा समझेंगे। ये हो गया परावर्तक सतह, और ये किसी स्रोत से प्रकाश की किरण आ रही है और ऐसे परावर्तित होकर चली गई, ये आपतित किरण हो गया और ये परावर्तित किरण हो गया, और यहाँ पे जो बिंदु है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। और इसी आपतन बिंदु पे जो लंब खींचा जाता है, ये जो लंब है इसी को क्या बोलते हैं? अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब बोला जाता है। अभिलंब बोला जाता है। किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, आपतन कोण किसे कहते हैं? तो आपतन कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच, यानी ये परावर्तक सतह हो गया, ये आपतित किरण हो गया और ये हो गया अभिलंब, तो इसी के बीच जो कोण बन रहा है इसी को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। और आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? आई से सूचित किया जाता है। आप याद रखोगे, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने हुए कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसको किससे सूचित करते हैं? आई से सूचित किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, परावर्तन कोण किसे कहते हैं? तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, यानी किसी स्रोत से प्रकाश आया, यह परावर्तक सतह हुआ और टकरा के जैसे ये लौटेगा तो जो अभिलंब है और परावर्तित किरण है, ये परावर्तित किरण हो गया, और इसके बीच जो कोण बनता है उसी को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, परावर्तन के नियम किसे कहते हैं? जी हाँ, परावर्तन के नियम किसे कहते हैं? तो प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है, तो उन नियमों को परावर्तन के नियम कहा जाता है। इसमें बहुत सारी ऐसी प्रश्न है जो एग्जाम में कितनी बार पूछी गई है, और आगामी बिहार बोर्ड की परीक्षा 2024 में भी इससे डायरेक्ट प्रश्न छपने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से आपका सब्जेक्टिव एवं ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के प्रश्न
आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ये कितनी बार ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में पूछी जा चुकी है। और दोनों नियम क्या क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों क्या होते हैं? तीनों एक ही समतल में होते हैं। और प्रकाश के परावर्तन का दूसरा क्या नियम है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी जो आपतन कोण है वह परावर्तन कोण के बराबर होता है। किससे? तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, यदि समतल दर्पण पर लंबवत प्रकाश की किरणें पड़े तो क्या होगा? तो किसी भी समतल दर्पण पर, ये समतल दर्पण हो गया, ये समतल दर्पण का रंजित सतह है, तो इस पे यदि कोई लंबवत प्रकाश की किरण आ रही है तो दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः उसी पथ से वापस लौट जाएगी। समतल पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट आती है। यानी जिस पथ से आया रहता है उसी पथ से वापस लौट जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु स्रोत से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब की परिभाषा याद रखोगे। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस स्रोत से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। इसके बाद हम प्रतिबिंब का प्रकार समझेंगे। प्रतिबिंब कितने प्रकार की होती है? प्रतिबिंब कितने प्रकार की होती है? तो प्रतिबिंब का 2 प्रकार होता है। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का 2 प्रकार। आभासी प्रतिबिंब को ही क्या बोला जाता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बोला जाता है। अब दोनों प्रतिबिंब के प्रकारों का अलग अलग जिक्र समझेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब, इसके बाद हम समझेंगे वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलता है, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलता है उसे उस बिंदु स्रोत का क्या बोलते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब को सीधी रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। मतलब जब भी वास्तविक प्रतिबिंब कहीं बनेगा उसको सीधी रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है। और वास्तविक प्रतिबिंब को ही पर्दा पे प्राप्त किया जा सकता है। इसको पर्दे पर आसानी से प्राप्त किया जा सकता है वास्तविक प्रतिबिंब को। अब काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब के बारे में समझेंगे। काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब, तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या होगा? मिलता हुआ प्रतीत होगा। मिलता हुआ प्रतीत होगा तो उसको कैसे? टूटी हुई रेखाओं से डॉट डॉट से उसको दर्शाएंगे। मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब कहाँ बनेगा या कैसे पहचानेंगे? तो यदि कहीं प्रतिबिंब बना हो और उसको टूटी हुई रेखाओं के द्वारा दर्शाया हो तो उसको क्या समझेंगे? काल्पनिक प्रतिबिंब समझेंगे। और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जाता है। चलिए इससे संबंधित एक और छोटी सी लाइन है। काल्पनिक प्रतिबिंब को टूटी हुई रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। इसको सीधी रेखा, अगर सीधी रेखा द्वारा किसी प्रतिबिंब को दर्शाया गया होगा तो वो हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब। क्या हो जाएगा? वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा। और यदि टूटी हुई रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाए तो वह क्या हो जाएगा? काल्पनिक प्रतिबिंब हो जाएगा। चलिए आज की वीडियो में इतना ही आप सबको बताया। आगामी वीडियो में इससे आगे की जो पॉइंट है, इसके आगे की जो नोट्स बनने वाली है उन सभी का संग्रह आप सबको बताई जाएंगी। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक एवं एक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो वॉचिंग फॉर माय वीडियो। थैंक यू सो वेरी मच।